तो ये फेज़ 1 ट्रायल पहले होगा, उसके बाद फेज़ 2 टू सी हाउ इम्यूनोजेनिक इट इज़, दैट इज़ फॉलोड सब्सिक्वेंटली बाय फेज़ 3, जिसमें लार्जर पॉपुलेशन के साथ किया जाता है टू सी कि उसकी एफिकेसी और थेरेपेटिक बेनिफिट कितना दे रही है, कि जो लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं उसको कितना प्रोटेक्शन मिल रहा है वैक्सीन लगाने के बाद कोविड-19 ना होने का। जो ट्रायल है वो एम्स में हो रहा है। इट इज़ जो अपने प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है डॉक्टर संजय राय, जो कम्युनिटी मेडिसिन में है, ही विल बी कंडक्टिंग इट बिकॉज ये हेल्दी वॉलंटियर्स में है। उनको हेल्प डॉक्टर पुनीत मिश्रा जो वहाँ प्रोफेसर हैं वो करेंगे, और एम्स के और सब विभाग, चाहे वो एमरजेंसी मेडिसिन हो या और डिपार्टमेंट्स हो, वो मदद करेंगे टू मॉनिटर फॉर एनी सिग्निफिकेंट साइड इफ़ेक्ट्स करेंगे। तो क्योंकि जब भी हम वैक्सीन शुरू में ट्राई करते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वैक्सीन हैज़ टू बी सेफ। यू कैन नॉट हैव अ वैक्सीन विच कॉजेज मोर हार्म देन गुड। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज टू सी सेफ्टी। पहले स्मॉल नंबर्स में अगर उसमें सेफ लगता है, देन अ लार्जर नंबर, एंड यू कैन इवन गो टू अ हायर डोज टू मेक श्योर कि व्हाट इज इट इज़ सेफ इवन एट अ हायर डोज, और उससे थोड़ा आइडिया हो जाता है कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डोज दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर गिविंग द वैक्सीन। टोटल सैंपल जो इनिशियली है ट्रायल का सारे सेंटर्स को मिला के वो 1125 हेल्दी वॉलंटियर्स का है, जिसमें से 375 जो हैं वो फेज़ 1 में स्टडी किए जाएंगे। एम्स दिल्ली में 100 हेल्दी वॉलंटियर्स रिक्रूट किए जाएंगे, और फेज़ 2 में जब हम आगे जाएंगे, जब पता चलेगा कि फेज़ 1 में ये वैक्सीन जो है ये सेफ़ है, तब फेज़ 2 में जो है उसमें हम 750 लोग रिक्रूट करेंगे, और इसकी एज लिमिट थोड़ी ज़्यादा है, 12 साल से लेके 65 साल तक। ये फेज़ 2 स्टडी है, और इसमें वैक्सीन के 3 फॉर्मुलेशंस ट्राई किए जाएंगे। सार्स कोविड जो वैक्सीन है उसके 3 सब यूनिट्स ट्राई किए जाएंगे, और पहले फेज़ में हम ये देखते हैं कि सेफ़ है, और डोज रेंज देखते हैं कि कितना डोज देना चाहिए जिससे उसकी वैक्सीन की एफिकेसी होगी। तो मल्टीपल डोजेस ट्राई करके, सब थेरेपेटिक डोज मतलब लो डोज, फिर वो करके देखा कि वो वैक्सीन सेफ़ है। फिर उसके बाद आप हायर डोज दे सकते हो कि इस डोज से भी वैक्सीन सेफ़ है और इससे इम्यूनिटी ज़्यादा मिल रही है और वैक्सीन इज़ मोर इफेक्टिव। तो ये फेज़ 1 ट्रायल पहले होगा, उसके बाद फेज़ 2 टू सी हाउ इम्यूनोजेनिक इट इज़, दैट इज़ फॉलोड सब्सिक्वेंटली बाय फेज़ 3, जिसमें लार्जर पॉपुलेशन के साथ किया जाता है टू सी कि उसकी एफिकेसी और थेरेपेटिक बेनिफिट कितना दे रही है, कि जो लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं उसको कितना प्रोटेक्शन मिल रहा है वैक्सीन लगाने के बाद कोविड-19 ना होने का। साथ में एक कंट्रोल आर्म भी होगा जिसको हम प्लेसिबो कहते हैं। सो सम पीपल विल गेट द वैक्सीन, सम विल गेट अ कंट्रोल विच इज़ नॉट द वैक्सीन, टू सी कि दोनों में कितना अंतर है इम्यूनोजेनिटी का। जो ट्रायल है वो एम्स में हो रहा है। इट इज़ जो अपने प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है डॉक्टर संजय राय, जो कम्युनिटी मेडिसिन में है, ही विल बी कंडक्टिंग इट बिकॉज ये हेल्दी वॉलंटियर्स में है। उनको हेल्प डॉक्टर पुनीत मिश्रा जो वहाँ प्रोफेसर हैं वो करेंगे, और एम्स के और सब विभाग, चाहे वो एमरजेंसी मेडिसिन हो या और डिपार्टमेंट्स हो, वो मदद करेंगे टू मॉनिटर फॉर एनी सिग्निफिकेंट साइड इफ़ेक्ट्स। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस अब शुरू हो गया है। हम उम्मीद ये करते हैं कि जल्दी से जल्दी हम जो हमारा टारगेट है 100 पेशेंट का वो हो जाए। जब 50 पेशेंट हो गए तो उनको हम मॉनिटर करेंगे, जो डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड है उनको डेटा देंगे, फिर उसमें जब लगेगा कि ये सेफ़ हैं, फिर हम नेक्स्ट फेज़ में जाएंगे जिसमें फिर और पेशेंट्स को रिक्रूट करेंगे। क्योंकि जब भी हम वैक्सीन शुरू में ट्राई करते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वैक्सीन हैज़ टू बी सेफ। यू कैन नॉट हैव अ वैक्सीन विच कॉजेज मोर हार्म देन गुड। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज टू सी सेफ्टी। पहले स्मॉल नंबर्स में अगर उसमें सेफ लगता है, देन अ लार्जर नंबर, एंड यू कैन इवन गो टू अ हायर डोज टू मेक श्योर कि व्हाट इज़ इट इज़ सेफ इवन एट अ हायर डोज, और उससे थोड़ा आइडिया हो जाता है कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डोज दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर गिविंग द वैक्सीन। सो डोज जो रेंज है वो भी इससे कैलकुलेट की जाती है। इस समय 2 डोज में है,
लेकिन 3 फार्मूलेशन है, उसमें कुछ और डोज के साथ साथ जो है और भी एडजुवेंट होते हैं उनके अंदर, जिनको तो एक 3 माइक्रोग्राम है, 6 और 6 करके है। 3 और 6 एक जैसा ही है, सिर्फ डोज जो है डिफरेंट टाइप के हैं। सो 3, इसलिए हमने कहा, सर ने कहा कि 3 फार्मूलेशन है। सो तीनों को ही हम अभी ट्राई करेंगे फर्स्ट फेज में। तो 3 माइक्रोग्राम फॉलोड बाय 6 माइक्रोग्राम, और जो अलग उसके वो हैं फॉर्मुलेशन, उसमें एडजुवेंट्स हैं। एडजुवेंट वैक्सीन में डाला जाता है जिससे उससे उसकी इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ जाए। तो कई वैक्सीन्स हैं जो होल वायरस वैक्सीन्स हैं, इवन जो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन आती है उसमें एडजुवेंट डाला जाता है जिससे उसकी एफिकेसी ज़्यादा हो और वो बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स बेटर बना पाए। तो इसलिए सिंपल विदाउट एडजुवेंट एंड विद एडजुवेंट मल्टीपल डोजेज विल बी ट्राइड, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी। पहली चीज़ तो ये कि डोज कितना होना चाहिए वैक्सीन का, दूसरा किस एडजुवेंट के साथ वो सबसे अच्छा रिस्पॉन्स देगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वैक्सीन जो है वो सेफ़ होनी चाहिए। तो पहले इन स्मॉलर ग्रुप इट विल बी ट्राइड एंड देन सब्सिक्वेंटली इफ इट इज़ सेफ अ लार्जर ग्रुप एंड इन डिफरेंट कैटेगरीज जो एडजुवेंट के साथ हैं। तो इसके लिए अगर हम ये कहें कि इंजेक्शन के बाद आपको अच्छी एंटीबॉडीज़ बन गई, तो उसके बाद ये हम कहेंगे कि ये अच्छी इम्यूनोजेनिक है, वो फेज़ 2 है। फेज़ 3 में कि थेरेपेटिक बेनिफिट कितना है, उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दी, मान लो 1000 या 2-3 हज़ार पेशेंट लोगों को वैक्सीन दी, और फिर उनमें से कुछ लोगों को एक्सपोजर भी हुआ। मान लो आप उनके घर में किसी को हो गया, फिर हम ये देखेंगे कि उनको प्रोटेक्शन मिली या नहीं मिली। अल्टीमेटली बेनिफिट तो तभी पता चलेगा कि जब किसी को हमने वैक्सीन दिया और उसको एक्चुअली बेनिफिट हुआ, मतलब एक्सपोजर के बाद भी इन्फेक्शन नहीं हुआ। लेकिन वो फेज़ 3 में आएगा। पहले तो आप देखोगे सेफ़ है, फिर आप ये देखोगे कि वैक्सीन का जो हम डोज दे रहे हैं उससे हम ब्लड में देख रहे हैं कि एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, अच्छी मात्रा में बन रही हैं, और ये देखेंगे कितनी देर तक वो रहती हैं, क्योंकि हमें चाहिए इम्यूनिटी भी चाहिए कि 6 महीने, साल या 2 साल तो रहे। अगर आपकी वैक्सीन ने इम्यूनिटी तो अच्छी थी लेकिन वो 6 हफ्ते में ही ख़त्म हो गई तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर फाइनल जो फेज़ 3 है कि आपने लोग लार्ज पॉपुलेशन में लगाया जहाँ पे ऑलरेडी कोविड हो रहा है और देखा कि इनको इन्फेक्शन नहीं हुआ एज़ कम्पेयर टू उनके आसपास में उन लोगों को इन्फेक्शन हो गया। तो इससे फिर आपके एक्चुअली थेरेपेटिक एफिकेसी का पता चलेगा। तो हमारे तो रेगुलर डोनर्स भी हैं और कुछ हमारे स्टाफ के लोग भी हैं, तो हम रेगुलरली उनसे संपर्क में हैं, वो आके डोनेट भी कर रहे हैं। कल एक बहुत बड़ा हमने एक प्लाज्मा डोनेशन कैंप किया, जो दिल्ली पुलिस के लोग कोविड से सफ़र करके ठीक हो गए थे, वो आए, उन्होंने 26 लोगों ने कल अपना ब्लड डोनेट किया, और 300 लोग उनके जो है अगले हफ्ते 10 दिन में अपना प्लाज्मा डोनेट करेंगे फॉर कोविड पेशेंट। तो मेरा मानना है कि अगर हम लोगों को इफ़ वी रीच आउट तो वो डोनेशन के लिए लोग रेडी हैं। कई दफ़ा वो हॉस्पिटल आने से डरते हैं, तो वहाँ पे कैंप करने का फ़ायदा है, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि अगर मैं हॉस्पिटल आया तो मुझे कहीं कोविड इन्फेक्शन ना हो जाए। तो इसलिए हम जो है वो ये कर रहे हैं कि हम जैसे हम पहले ब्लड डोनेशन कैंप्स करते थे, वो कम्युनिटी में जाके करें, तो वहाँ पे लोग आके ब्लड डोनेट कर रहे हैं, वो हम रेगुलरली कर रहे हैं। ब्लड डोनेशन से कोई इम्यूनिटी सिस्टम कम, ब्लड डोनेशन से इम्यूनिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग हर 3 महीने सालों साल ब्लड डोनेट करते हैं और उनकी इम्यूनिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू। वन इज़ दी how long does the immunity last? First, your initial question was regarding so normally what we would do is, in a vaccine takes sometime even 10 years to develop, और वो इसलिए कि आप पहले फेज़ 1 करोगे, फेज़ 1 को आप evaluate करोगे, उसके बाद you will go to phase 2 and then you will go to phase 3 after because it is an investment। आपने मान लो फेज़ 1 किया और आपने ये देखा कि वैक्सीन इज़ नॉट सेफ, then you go back to the drawing board। Here we are taking that risk that this is going to be safe because of the animal studies that we have, it will be effective, so we go on to phase 2, and at the same time we are working on the manufacturing. Now this is an investment, the US is doing it, India is doing it, that simultaneously a manufacturing plant is also being created, कि जिस दिन वैक्सीन ट्रायल से ख़त्म हुई उसके अगले दिन ही मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी। Normally this is done in steps, because you don't know that one step will lead to the next step. One step may not lead to the next step, and you may have to go back and then develop another strategy.
But because we want to compress everything and save time, we are taking that risk that things will happen and we assume they will happen. That's why when you ask the question, when will it be available? It will all depend that everything works in a good manner as we are hoping it will. It is possible that we may say that the vaccine is safe, but then we find that it is not giving that much efficacy. So should we now do something more? That may take a few more months. So therefore, predicting exactly when the vaccine is going to be ready is a difficult business. But if we say everything will work ideally, then by the end of the year or early next year, we should be in a position to say we can start manufacturing it. But then there's a lot of ifs and buts in that. Secondly, the question was about the immunity. So the vaccine should produce what we call neutralizing antibodies, which is to say that it neutralizes the antigen, that is the virus, in good amount. But we are learning more about the immunity of the virus. वायरस के बारे में कुछ हमें इतना पता नहीं था. अब हम ये भी देख रहे हैं कि there is a good T cell immunity, and that is also causing some degree of protection. As a matter of fact, there is an interesting study from Singapore where they have found that some people who never got COVID had already T cell immunity, very good T cell response. And it is believed that maybe one reason why Southeast Asia is protected and has less severe diseases, that we also have other coronaviruses which are causing mild illness circulating in Southeast Asia, and there is cross reactivity. मतलब एक से immunity दूसरे को, एक infection हुआ तो उससे दूसरा कोरोना से भी कुछ हद तक immunity मिल जाती है. तो ये भी हो सकता है कि कुछ हद तक हमारे population में mild कोरोना का जो पुराना strain है उससे एक्सपोजर होके कुछ हद तक टी सेल इम्यूनिटी आ गई, और अब इसलिए वी आर हैविंग माइल्ड इलनेस, अनलाइक व्हाट इज बीइंग सीन इन द वेस्ट. Just to add, expedite means we are not compromising on science part. So उसमें कोई compromise नहीं है, but other like various approval part, DGCA approval, it takes usually months. So जहाँ पे red tapeism था उसको remove करके जल्दी से जल्दी उस प्रोसेस को एक्सपेडाइट किया गया है, बट साइंस पार्ट पे डेफिनेटली नो. So that is very important. Vaccine is being given for two reasons. One is to healthy people. It is utmost important that it has to be safe. And there have been past examples. In the 60s, there was a measles vaccine which caused serious side effects. We've had a vaccine in the 70s which was given for influenza which caused what we call Guillain-Barré syndrome. People had some degree of weakness and paralysis type of a syndrome. So vaccines and their adjuvant have to be looked at very carefully, because that will be a big setback for the whole program if you are not taking care of safety. Ultimately, COVID फैलेगा कैसे? कोई वेक्टर तो है नहीं, मच्छरों से तो हो नहीं सकता. पीक का ये मतलब है कि अब आपके जो केसेस हैं वो फ्लैटन कम उतने ही हुए और आस्ता आस्ता केसेस कम होने लगे. उसका ये मतलब हुआ कि आपने वहाँ पे जो भी कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी यूज़ की उससे आपने केसेस को बढ़ने नहीं दिया और आगे फैलने नहीं दिया. अगर हम एग्रेसिवली कंटेनमेंट जोन्स पे कंट्रोल रखें, डोर टू डोर, हाउस टू हाउस सर्वे करें, लोग जिनको इन्फेक्शन है उनको आइसोलेट करें, चाहे होम आइसोलेशन या कोविड केयर सेंटर में भेजें, तो द चांस ऑफ इन्फेक्शन स्प्रेडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर विल कम डाउन. तो उससे हमारी ट्रांसमिशन जो R0 है वो एक की तरफ आ जाएगा, और जगह वो एक की तरफ आ जाएगा इसका मतलब चेन ऑफ ट्रांसमिशन हम तोड़ पाएँ और उससे लॉन्ग टर्म में केसेस कम होने लगेंगे. इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उसको सस्टेन करना भी ज़रूरी है. हम यही कहते रहते हैं कि पीक आ गया, पीक आके उसके बाद ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया. उसके बाद एक्चुअली मेरा ये मानना है कि हमें और ज़्यादा एफर्ट करने हैं, क्योंकि वो पीक के बाद जो कम हुए केसेस उसको सस्टेन करना है. एंड सम कंट्रीज हैव डन इट वेरी वेल. लॉट ऑफ कंट्रीज इन यूरोप हैव बीन एबल टू सस्टेन इट बिकॉज दे हैव कंटिन्यू टू मेंटेन जो उनके इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स हैं. तो पहले तो ये समझने की जरूरत है व्हाट डू वी मीन बाय एयरबॉर्न ट्रांसमिशन. वी टॉक ऑफ ड्रॉपलेट transmission because droplet transmission means the size of the virus, the droplets, and if it is more than 5 microns then it is a droplet infection. Droplet infection, because of the size, don't go very far and they settle quickly on surfaces. Majority of times COVID-19 causes droplet infection, especially if you're coughing, you're sneezing. Large droplets will not go more than 2 meters
and will settle on surfaces. इसलिए हम कहते हैं कि क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं करो, क्योंकि कोई खांसता है तो आपके चेहरे पे ड्रॉपलेट्स आ सकते हैं जिससे इन्फेक्शन हो सकता है। हाथ साफ़ करो, क्योंकि जो सर्फेसेज में ड्रॉपलेट सेटल हुए हैं उससे इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन ये भी माना जाता है कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो इससे छोटे साइज़ के हो सकते हैं, लेस देन 5 माइक्रॉन्स। दीज आर नोन एज एरोसॉल्स और स्मॉलर साइज पार्टिकल्स। They can travel longer distance, even up to 6 meters, and they can stay in the air for even a few hours. So therefore, the debate is how much is the contribution of these in an overall infection. Some people feel that in asymptomatic it does not matter. In symptomatic, you may have some degree of airborne infection because of these virus staying in the air for a longer period. But percentage of droplet is still less, a percentage of aerosol is still less. Droplet is mainly the main form of transmission. इसका implication क्या है? Implication is predominantly for indoor environment, because the virus then can stay in an indoor environment for a longer period even after someone has left the room, or someone who is more than 2 meters distance. So the best solution is to have good cross ventilation. If you're in an office or you're in an indoor space, if there is a window, open the windows. If you have air conditioning, get fresh in air so that there is good recycling of air, and अगर जो भी aerosol है हवा में वो बाहर निकल जाए. So all indoor environments should have good air recycling, and you must, if possible, if there is air conditioning, it should also have a HEPA filter if that is possible. अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।